नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं सुल्तान समद XIS। आज मैं फिर खबरी लाल में आपसे मुखातिब हूँ। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। खबरी लाल में आज खबरों की अहम सुर्खियां। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने बुधवार को एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान एक आपसी रक्षा समझौते पर किए हस्ताक्षर। पुतिन द्वारा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में वर्णित इस संधि में दोनों देशों के बीच किसी भी पक्ष के विरुद्ध आक्रमण की स्थिति में पारस्परिक सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, जो उनके सैन्य सहयोग में माना जा रहा है एक महत्वपूर्ण कदम। सऊदी अरब के मक्का शहर में भीषण गर्मी से लगभग 500 हज यात्रियों की हुई मौत। मृतकों में लगभग 300 से ज्यादा हज यात्री मिस्र के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया उद्घाटन। इस समारोह में विदेश मंत्री S जयशंकर और विभिन्न देशों के राजदूतों सहित कई गणमान्य लोगों ने लिया भाग। 450 एकड़ में फैले नए परिसर को पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नेट जीरो ग्रीन कैंपस के रूप में किया गया है डिजाइन। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा को लेकर सुनवाई के दौरान की गंभीर टिप्पणी। कहा, अगर किसी की तरफ से 0.1% भी लापरवाही हुई तो उसे स्वीकार कर गंभीरता पूर्वक उसका किया जाए निदान। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नसीहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NTA और केंद्र सरकार इसे न ले प्रतिकूल मुकदमेबाजी की तरह। गौरतलब है कि इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा में लापरवाही एवं अनियमितता होने के कारण लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में की है दायर रिट। छात्र सड़क से लेकर अदालत तक कर रहे हैं संघर्ष। पीएम मोदी ने काशी पहुंचकर लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जनता जनार्दन के प्रति जताया आभार, किया पूजा अर्चना और मां गंगा को नवाया शीश। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मां गंगा ने मुझे ले लिया है गोद, मैं यहीं का हो गया हूं। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की घोषणा। इस वर्ष 21 जून को समस्त विश्व में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में करेंगे योग साधना। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर केंद्र सरकार हुई गंभीर। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती बढ़ाने, हिंसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने और मेतई और कुकी संप्रदाय के लोगों से शीघ्र बातचीत करने का लिया गया फैसला। गौरतलब है कि मणिपुर पिछले 1 साल से हिंसा की आग में झुलस रहा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीते दिनों जताई थी गहरी चिंता और सरकार को शीघ्र समस्या का समाधान किए जाने की दी थी नसीहत। देश की राजधानी दिल्ली में ऑनर किलिंग की एक सनसनीखेज घटना आई है सामने। झूठी शान, प्रतिष्ठा और सम्मान के अभिमान में एक पिता ने अपनी लाडली बेटी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसकी बेटी ने किसी अन्य जाति के व्यक्ति से कर लिया था विवाह, जिससे पिता का सम्मान और प्रतिष्ठा धूल दूषित हो गई थी। वास्तव में 21वीं सदी के इस सभ्य, शिक्षित और आधुनिक समाज में इस तरह की घटनाओं का नहीं होना चाहिए कोई भी स्थान। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का गठन होने के बाद अगले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा में लगातार इसको लेकर मंथन और सहयोगी दलों JDU और TDP से लगातार किया जा रहा है विचार विमर्श। विपक्षी गठबंधन इंडिया इस मुद्दे को दे रहा है हवा, साथ ही साथ उपाध्यक्ष पद के लिए हर संभव कर रहा है कोशिश। इंडिया गठबंधन ये भी दे रहा है धमकी कि अगर लोकसभा उपाध्यक्ष पद उसके खाते में नहीं आया तो वो लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करेगा अपना उम्मीदवार। यदि ऐसा हुआ तो लोकसभा इतिहास में ये पहली बार होगा जब लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए किया जाएगा मतदान। लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका कहीं कहीं होती है बेहद महत्वपूर्ण। लोकसभा अध्यक्ष न सिर्फ सदन की कार्रवाई करता है संचालित, बल्कि कुछ विशेष अवसरों पर मत विभाजन की स्थिति में अदा करता है अपनी निर्णायक भूमिका। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय होता है अंतिम, जिसकी कहीं भी नहीं हो सकती है अपील। गौरतलब है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय लोकसभा अध्यक्ष तेलुगु देशम पार्टी का था। उस समय वाजपेयी सरकार मात्र 1 वोट कम होने से बहुमत सिद्ध करने में रही थी नाकाम। इसमें लोकसभा की भूमिका बेहद निर्णायक थी क्योंकि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने उड़ीसा के CM पद की शपथ ले चुके कांग्रेसी सांसद
गिरधर गोमंग को इस आधार पर सदन की कार्रवाई में भाग लेने की दी थी अनुमति कि गोमांग ने लोकसभा की सदस्यता से नहीं दिया था त्याग पत्र। शायद इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष का पद सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी को देने के लिए नहीं है तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद, विधायक समेत सभी जनप्रतिनिधियों से ज्यादा क्षेत्र भ्रमण कर विकास की योजनाओं के प्रचार प्रसार का किया आह्वान। विकास कार्यों की सतत निगरानी और आम आदमी का विश्वास जीतने के लिए जनप्रतिनिधियों को दी नसीहत। विश्व की सर्वाधिक मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G7 के इटली शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, मगर इसे हर वर्ष इस शिखर सम्मेलन में किया जाता है आमंत्रित। इस बार इटली में आयोजित शिखर सम्मेलन में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के 12 विकासशील देशों को आमंत्रित किया गया था। भारत को खास तवज्जो दी गई है। ये सम्मेलन एक ऐसे समय में आयोजित किया गया है जब पूरी दुनिया में आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल संघर्ष लगातार जारी है। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है। यहाँ तक कि G7 के सदस्य देश अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और जापान भी आर्थिक मंदी से बाहर निकलने की कर रहे हैं कोशिश, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं आ रहा है नजर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। G7 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने फिर अपना संकल्प दोहराते हुए कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। इधर सालों से देखा जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर किसी न किसी तरह लीक हो जाता है या किसी तरह अनियमितताएं घटित हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों में कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। स्थगन के बाद दोबारा इन परीक्षाओं को आयोजित किया गया। इसी तरह अभी हाल ही में चिकित्सा सेवा हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा नीट में कतिपय अनियमितता और लापरवाही को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कुछ केंद्रों पर गलत पर्चा बांटने के बाद से ही विद्यार्थी आरोप लगाते रहे कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी NTA लगातार इस आरोप को खारिज करती रही है। नतीजे आए तो उसमें कई खामियां देखी गई। 67 विद्यार्थियों को पूरे 720 अंक मिले थे। करीब 1600 विद्यार्थियों को कृपांक यानी ग्रेस मार्क दिया गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए NTA को आदेशित किया, मगर फिर भी NTA और सरकार की तरफ से तर्क दिया जाता रहा कि परीक्षा का पर्चा लीक नहीं हुआ है। फिर भी इसके लिए एक जांच समिति गठित कर दी गई है। इस संस्था NTA का गठन इसी मकसद के साथ किया गया था कि ये पूरी पारदर्शिता के साथ चाक चौबंद तरीके से प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करेगी। इससे नकल माफियाओं पर अंकुश लगेगा, लेकिन ये एजेंसी नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल रही है। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक करने में सबसे अधिक कोचिंग संस्थानों का हाथ देखा गया है। राज्य सेवा आयोग की परीक्षाओं तक में ये संस्थान सेंध लगाने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी तक इन कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने का कोई पुख्ता तंत्र डेवलप नहीं हो पाया है। परीक्षाओं में अनियमितताओं से जहां एक तरफ सरकार और भर्ती एजेंसियों की साख गिरती है, तो वहीं दूसरी तरफ होनहार और मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। समय रहते इस पर सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा जनता का विश्वास सरकार और इन एजेंसीज पर से पूरी तरह से उड़ जाएगा। बिना मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना संभव नहीं दिख रहा है। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद भारत एक बार फिर बना विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला देश। 5.21 ट्रिलियन $, की पूंजीकरण के साथ भारत हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए विश्व का चौथा सबसे बड़ा पूंजी वाला शेयर बाजार बन गया है। गौरतलब है कि भारत से ज्यादा शेयर मार्केट कैपिटल वाले देश अमेरिका, चीन और जापान है। अमेरिका का शेयर बाजार पंजीकरण 56.49 है, चीन का 8.8 है और जापान का 6.3 ट्रिलियन $। है। उम्मीद है कि पिछले 3-4 सालों में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए शेयर बाजार कैपिटलाइजेशन के मामले में तीसरे नंबर पर हो जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहले से निर्धारित 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने की जता रहे हैं पूरी प्रतिबद्धता, लेकिन इस एजेंडे को पूरा करने के साथ साथ कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार पर देना होगा विशेष ध्यान।
कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन अभी तक नहीं हो सका है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना एक बड़ी चुनौती है। कृषि केंद्र और राज्यों दोनों का विषय है, लेकिन संकीर्ण राजनीति के चलते उसमें आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहा है। कृषि क्षेत्र में सुधारों की किसी अच्छी पहल का किस तरह विरोध होता है, इसकी झलक किसानों के भले के लिए बनाए गए 3 कृषि कानून के विरोध में छेड़े गए आंदोलन में देखा जा सकता है। कुछ किसान संगठनों और राजनीतिक दलों के अड़ियल रवैये के कारण इन कानून को वापस लेना पड़ा। फिर भी किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाया जाना बेहद जरूरी है। मोदी सरकार को अपने एजेंडे को पूरा करने के साथ साथ कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देना होगा विशेष ध्यान। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। बिना कृषि विकास के भारत विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं बन सकता है। किसी भी हाल में कृषि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, खबरीलाल में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।